सकते हैं। तो वैसी रेशा जो कौन सा बनाया, मनुष्य ने बनाया, संश्लेषण किया, तो उसे क्या कहा गया, संश्लेषित रेशा कहा गया। यहाँ पर देखो, हमारे जो भी कपड़े हैं, हमारे जो भी पोशाक है, सभी किसी न किसी रेशे से मिलकर क्या होता है, बना होता है। रेशा क्या है, तो रेशा सबसे छोटी इकाई है जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई का एक रासायनिक पदार्थ होता है। प्रत्येक छोटी इकाई क्या होता है, रासायनिक पदार्थ होता है। रेशा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। रेशा कितने प्रकार का, दो प्रकार का। एक प्राकृतिक रेशा जिसे क्या बोला गया, नेचुरल फाइबर, और दूसरा कौन सा है, कृत्रिम रेशा, जिसे क्या बोला गया, सिंथेटिक फाइबर। तो प्राकृतिक रेशा किसे कहा गया, तो जो रेशा प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त हुआ, जैसे कोई पौधा से प्राप्त हुआ, जैसे कपास पौधा से प्राप्त हुआ है ना, बाल जानवर से प्राप्त हुआ, ईटीसी से प्राप्त होता है, ये क्या कहलाता है, प्राकृतिक रेशा कहलाता है। यानी रेशम भी है इसी प्रकार का। कृत्रिम रेशा किसे कहा गया, तो जो रेशा संश्लेषित करके बनाया जा सकता है, जो रेशा किससे, तो संश्लेषित करके बनाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, संश्लेषित रेशा कहते हैं। जैसे एग्जांपल नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, ईटीसी। समझ गए। फिर देखो बहुलक, एक इकाई पॉइंट में लग दिया गया नोट में कि बहुलक क्या है, तो अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर के क्या करती है, बड़ी एकल इकाई बनाती है। ये क्या करती है, बड़ी एकल इकाई बनाती है, वो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे एक छोटा छोटा एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट मिलकर के क्या करता है, एक दीवार का निर्माण करता है। और जब कई दीवार मिलते हैं तो क्या करता है, एक घर का, एक कमरा का क्या होता है, निर्माण होता है। पॉलीमर ग्रीक शब्द है। पॉलीमर कहाँ का शब्द है, ग्रीक शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है पॉली मतलब बहुत, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत, और मर मतलब क्या होता है, भाग या क्या, इकाई। देखो सभी बहुलक क्या होते हैं, बहुत से छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर के बने होते हैं। जैसे साइंस में हम लोग क्या पढ़े थे, जो इसको क्या बोलते हैं बायोलॉजी में, कि जितने भी जीव हैं सब किससे मिलकर के बने होते हैं, कोशिका से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी जीव किससे मिलकर के बने होते हैं, कोशिका से। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़े हैं, कि जितने भी पदार्थ हैं सब क्या छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के क्या हुआ, बना हुआ है। तो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग अनेक बहुलक की, जैसे पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, ईटीसी है। पूछा है क्वेश्चन, क्या कुछ प्राकृतिक रेशे भी बहुलक हैं, तो हाँ, बहुलक प्राकृतिक में भी पाया जाता है। कैसे, जैसे कपास, कपास एक रुई के जैसा होता है। कपास किसके जैसा होता है, रुई के जैसा, और उसको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है, तब जाकर के क्या धागा तैयार होता है। और जब धागा तैयार हो जाता है तब वो जाकर के क्या बनता है, एक बहुत बड़ा सा धागा, और धागा बनने के बाद वो कपड़ा में बदल दिया जाता है। वही लिखा है कि बहुलक प्रकृति में भी पाया जाता है। जैसे कपास एक बहुलक है जो किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है, सेलुलोज से। सेलुलोज बड़ी संख्या में किसकी इकाई है, तो ग्लूकोज इकाई से क्या है, बना हुआ है। फिर देखो इस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो संश्लेषित रेशा के बारे में पढ़ना है, प्राकृतिक रेशा के बारे में नहीं पढ़ना है। तो संश्लेषित रेशा में हम लोग पढ़ेंगे रेयन के बारे में, नायलॉन के बारे में, पॉलिस्टर के बारे में, और किसके बारे में, एक्रिलिक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेयन को। रेयन है ना, वो रेशम रेशे को कृत्रिम तरीके से बनाने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से प्राकृतिक से रेशम प्राप्त किया गया, किससे, रेशम के कीट से, उसी प्रकार से यहाँ क्या किया गया, संश्लेषित किया गया, बनाया गया। रेशम रेशे को कृत्रिम तरीके से बनाने का प्रयास किया गया, और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों को कृत्रिम रेशे बनाने में क्या हो गई, सफलता मिली। यह रेशा किससे, रेयन या कृत्रिम रेशम कहलाया। इसे किससे बनाया गया, तो काष्ठ की लुगदी को, काष्ठ के क्या, लुगदी को, यानी काठ के लुगदी को रासायनिक उपचार के द्वारा क्या किया गया, प्राप्त किया गया। फिर देखो यह एक प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त होती है, परंतु यह कृत्रिम रेशा है। लकड़ी से भले प्राप्त हो, लेकिन बनाने का जो तरीका है वो क्या है, मानव निर्मित है। वास्तव में यह अर्ध संश्लेषित रेशा है ना। रेयन रेशम से क्या होता है, सस्ता होता है। देखो आगे, रेयन को जब ध्यान से सुनेंगे, रेयन जो रेशम का रेशा कृत्रिम तरीके से बनाया गया, रेयन को सूती रेशों के साथ मिला दे तो मिलाकर क्या बनता है, बिस्तर का चादर बनता है। अथवा यदि ऊनी रेशा के साथ मिला दे तो क्या बन जाता है, कालीन या गलीचा बन जाता है, यानी पोंछने वाला सामान हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है कौन सा, नायलॉन। कौन है, नायलॉन। 1931 में इसका निर्माण बिना किसी प्राकृतिक
कच्चे माल का उपयोग किए बनाया गया। इसे क्या किया गया? कोई भी प्राकृतिक चीजों का प्रयोग नहीं किया गया, या कोयला, जल, वायु से क्या किया गया? बनाया गया। यह पहला पूर्ण संश्लेषित रेशा है। सर्वप्रथम इसे कहां पर? तो न्यूयॉर्क और लंदन के बाजारों में बेचा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? नायलॉन पड़ा। कहां पर पड़ा? नायलॉन पड़ा। इसका उपयोग पहनने के कपड़े, मछली पकड़ने के जाली, बैडमिंटन, टेनिस, रॉकेट के डोरियां, रस्सियां, टूथब्रश, पेंट ब्रश, कंघी, कार सीट बेल्ट, मोजा, पर्दा ईटीसी बनाने में किया जाता है। फिर देखो इसका उपयोग क्या? पैराशूट के रस्सी बनाने में भी किया जाता है। ये क्या होता है? बहुत ज्यादा मजबूत भी होता है। फिर आया पॉलिस्टर। क्या लिखे? पॉलिस्टर। यह भी संश्लेषित रेशा है। यह भी कैसा रेशा है? संश्लेषित रेशा है। इसे इंग्लैंड में टेरिलिन, इंग्लैंड में क्या बोला गया? टेरिलिन। अमेरिका में डेक्रोन, अमेरिका में क्या? डेक्रोन। भारत में टेरिन, भारत में क्या? टेरिन के नाम से जाना जाता है। फिर ध्यान से देखो, पॉलिस्टर से बने वस्त्रों को में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती है, यानी पॉलिस्टर में आयरन की जरूरत नहीं होती है। इसका उपयोग कमीज बनाने में, टी शर्ट बनाने में, पैंट, साड़ी ईटीसी बनाने में किया जाता है। फिर देखो पीईटी। क्या लिखा हुआ? पीईटी, पॉलीइथिलीन टेराफेथलेट। ये क्या है? सुपरिचित रूप है किसका? पॉलिस्टर का। इसका उपयोग क्या किया जाता है? बोतल बनाने में, घरेलू बर्तन बनाने में, या अन्य उपयोगी पदार्थ बनाने में किया जाता है। फिर देखो पॉलिस्टर रेशा किससे? तो पेट्रोलियम उत्पाद से बनाया जाता है। पेट्रोलियम रेशा किससे? पॉलिस्टर रेशा किससे बनाया जाता है? पेट्रोलियम उत्पाद से बनाया जाता है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस क्या है? एस्टर। पॉली प्लस क्या है? एस्टर। एक रासायनिक उत्पाद है। एस्टर वे रासायनिक पदार्थ हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। फलों को क्या करता है? उनकी गंध प्रदान करता है। फिर देखो पॉलीकॉट। पॉलीकॉट मतलब पॉलिस्टर प्लस कॉटन मिलकर के क्या बन गया? पॉलीकॉट बन गया। पॉलीवूल, पॉलिस्टर प्लस ऊन मिलकर के क्या बन गया? पॉलीवूल बन गया। टेरिकॉट मतलब टेरिलिन प्लस कॉटन मिलकर के क्या बना दिया? टेरिकॉट बना दिया। संश्लेषित रेशा का क्या गुणधर्म? संश्लेषित रेशा का क्या गुणधर्म? कैसे हम लोग पहचान लेंगे कि कौन संश्लेषित रेशा है या कौन क्या है? तो देखो, संश्लेषित रेशे से निर्मित वस्त्र का टुकड़ा प्राकृतिक रेशे से निर्मित वस्त्र की अपेक्षा क्या करता है? कम पानी सोखता है। सूती कपड़ा क्या करेगा? ज्यादा पानी सोखेगा, लेकिन ये जो कपड़ा बनेगा वो ज्यादा पानी नहीं सोखता है। देखते हो ना घर में सूती कपड़ा और ये संश्लेषित कपड़ा को देखिए तो अनुभव हो जाएगा कि सूती कपड़ा को सूखने में क्या होता है? कम से कम ज्यादा समय लगता है, लेकिन ये जो संश्लेषित कपड़ा है उसको सूखने में क्या होता है? कम समय लगता है। रेशे की पहचान। क्या लिखा हुआ है? रेशे की पहचान। रेशे की पहचान उनके जलने की दर, जलने की गंध एवं प्राप्त राख के आधार पर भी किया जाता है। फिर देखो, सूती वस्त्र शीघ्र एवं पीली लौ के साथ जलता है। सूती वस्त्र क्या होगा? जल्दी जल जाएगा। किसके साथ? पीली लौ के साथ जलती है, और जलने पर इसमें कागज जलने जैसा गंध है। किसके जलने जैसा? कागज के जलने जैसा। तथा राख भूरे रंग की होती है। फिर देखो, रेशमी वस्त्र के जलने पर शीघ्र ही जल जाता है, लेकिन बालों के जैसे जलने का गंध आता है। किसके जैसा? बालों के जैसा। जले हुए किनारे पर चिपचिपे दाने पड़ जाते हैं। इनके राख में भी क्या होता है? दाना पाया जाता है। दाना दानादार हो जाता है। फिर देखो तीसरा नंबर, ऊनी वस्त्र धीरे धीरे जलते हैं, और इनको जलने पर बालों के जलने जैसा गंध आता है, और अवशिष्ट पदार्थ काले रंग का गुब्बारे जैसा होता है। यानी ये जो ऊनी वस्त्र भी जलेगा ना तो बाल के जैसे जलने का गंध आएगा। क्यों? क्योंकि जो ऊन बनता है वो किसके? भेड़ के बाल से, है ना, बकरी के बाल से, याक के बाल से। तो ये सब के बाल का प्रयोग करके क्या किया जाता है? ऊन बनाया जाता है। उससे जलने का गंध भी कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा। फिर देखो, रेयॉन वस्त्र जल्दी पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़ जाते हैं। इसके दाना पड़ जाता है, इसमें काले दाने, और इसके जलने पर कागज या रस्सी के जलने के समान गंध आएगा, एवं राख भूरे रंग का होता है। ठीक है। फिर देखो नायलॉन। नायलॉन तो पिघल जाएगा लेकिन जलेगा नहीं, इसीलिए जब कभी भी खाना बना रहे होते हैं तो खाना बनाते वक्त नायलॉन का कपड़ा पहन करके आग के पास जाना नहीं चाहिए। फिर देखो प्लास्टिक। अगला टॉपिक क्या है? प्लास्टिक। गर्म अवस्था में प्लास्टिक को किसी भी आकार में क्या किया जा सकता है? ढाला जा
सकता है। दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तु है ना, है कौन सा? प्लास्टिक। हम लोग बहुत प्रकार के प्लास्टिक को प्रयोग करते हैं। एक ब्रश है, कंघी है ना, गाड़ी में भी प्लास्टिक लगा हुआ है। अलग अलग तरीके से क्या प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक से बनी वस्तुएं साफ होती है, चमकीली होती है, हल्की होती है, सस्ती होती है एवं क्या होती है? उपयोगी होती है। प्लास्टिक क्या है? बहुलक है। प्लास्टिक क्या है? बहुलक है। सभी प्लास्टिक में इकाई की व्यवस्था एक समान नहीं है, यानी सब प्लास्टिक जो बनता है वो एक जैसा नहीं बनता है। कुछ में रेखीय तो कुछ में क्या होता है? शास्त्रीय होता है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है। प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक उष्मा सुघट प्लास्टिक है ना, जिसको इंग्लिश में थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थर्मोप्लास्टिक। वैसे प्लास्टिक जिसे गर्म करेंगे ना तो आसानी से क्या हो जाएगा? विकृत हो जाएगा। विकृत मतलब खराब हो जाएगा और मुड़ जाएगा। थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। कौन सा? पॉलीथीन है, पीवीसी है, ईटीसी है ना। पीवीसी का फुल फॉर्म में पूछेगा तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, कंघी बनाने में, बोतल बनाने में, पाइप बनाने में किया जाता है। देखो पहले हम लोग पढ़े कौन सा? उष्मा सुघट प्लास्टिक, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं, पिघला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरा कौन हम लोग पढ़ रहे हैं? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक, जिसको क्या नाम दिया गया? थर्मोसेटिक प्लास्टिक। क्या नाम दिया गया? थर्मोसेटिक प्लास्टिक है ना। वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होता है। गर्म करने पर क्या होगा? अधिक मुलायम नहीं होगा, तथा उन्हें एक ही बार आकार में क्या किया जा सकता है? डाला जा सकता है, तथा दूसरा आकार में बनाया जा नहीं सकता। एक बार बना दिया फिर दोबारा उसको नहीं बनाया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। उष्मा दृढ़ प्लास्टिक कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन? एक बेकेलाइट और दूसरा कौन सा? मेलेमाइन। बेकेलाइट और कौन सा? मेलेमाइन। तो पहला हम लोग देखते हैं बेकेलाइट। कौन सा? बेकेलाइट। या उष्मा और विद्युत का क्या है? कुचालक है ना। या उष्मा भी और किसका? विद्युत का क्या है? कुचालक है। इसका उपयोग बिजली के स्विच बनाने में, बर्तनों के हत्था बनाने में है ना, टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचा बनाने में, रेडियो का कौन सा? कैबिनेट बनाने में है ना, ईटीसी में क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। एक बार बन गया दोबारा इसका प्रयोग फिर नहीं किया जाएगा। फिर देखो मेलेमाइन, यह आग का प्रतिरोधक है, इसमें आग पकड़ेगा नहीं, तथा उष्मा का क्या है? वो सहने की अधिक क्षमता होती है। इसका उपयोग फर्श के टाइल बनाने में भी किया जाता है, रसोई का बर्तन बनाने में किया जाता है, कपड़ा ईटीसी बनाने में किसका? मेलेमाइन का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे जो बिजली उपकरण है, ये क्या बोलते हैं? आग बुझाने वाले जो कर्मचारी है ना, उन लोगों का जो ड्रेस दिया जाता है तो उसमें क्या मेलेमाइन ऊपर से क्या किया जाता है? पेंट किया हुआ रहता है, चढ़ाया हुआ रहता है, जिसके कारण से उसमें उसके वस्त्र पर आग पकड़ नहीं पाता है। फिर देखो प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? वैकल्पिक पदार्थ है। प्लास्टिक कैसा पदार्थ है? वैकल्पिक। वैकल्पिक मतलब समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके जगह पर दूसरा बर्तन भी हम लोग प्रयोग कर सकते थे, जैसे बोतल। पीने वाला पानी के जगह पर हम लोग बोतल ना प्रयोग करके, जो बोतल से हम लोग पानी पीते हैं उसके जगह हम लोग ग्लास से भी तो पानी पी सकते थे, है ना। लेकिन और भी बर्तन से भी पानी पी सकते थे, लेकिन हम लोग ग्लास को ले जाने में असमर्थ थे, है ना। और भी दूसरे प्रकार के बर्तन को ले जाने में समर्थ नहीं। प्लास्टिक को आसानी से कहीं से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर पाते हैं? ले जाते। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है? हल्का होता है। देखो कई प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे दूध है, अचार है, सूखे मेवे रखने के लिए क्या प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इसका उपयोग ना कार में भी, वायुयान में भी, अंतरिक्ष यानों में भी किया जाता है। फिर देखो प्लास्टिक का गुण, प्लास्टिक अक्रियशील होता है, यानी किसी से भी क्रिया नहीं करता है ना। ये लिखा है कि यह जल और वायु से भी क्रिया नहीं करता, यानी कहने का मतलब इस पर जंग नहीं लगता है। जंग लगता है क्या? नहीं लगता है। फिर देखो प्लास्टिक हल्का, मजबूत और क्या होता है? टिकाऊ होता है। फिर देखो प्लास्टिक विद्युत एवं उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। उष्मा एवं विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसके कारण विद्युत तार के आवरण बनाने में किया जाता है ना। विद्युत के तार का जो आवरण बनता है, आवरण मतलब कवर, है ना, वो किसका बना होता है? प्लास्टिक का बना होता है। विभिन्न प्रकार के हत्था बनाने में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। तो पहले नॉन स्टिक बर्तन के बारे में बात किया गया। कौन सा? नॉन स्टिक बर्तन।
क्या है नॉन स्टिक बर्तन, वो देखो टेफ्लॉन। कौन सा प्लास्टिक का नाम बताया क्या? टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल एवं जल क्या करता है? नहीं चिपकता है। क्या नहीं चिपकता है? तेल एवं जल क्या होता है? नहीं चिपकता है। इसका प्रयोग क्या बनाने के लिए? भोजन पकाने वाले नॉन स्टिक बर्तनों में किया जाता है। फिर देखो प्लास्टिक और पर्यावरण है, क्या लिखा हुआ है? प्लास्टिक और क्या? तो प्लास्टिक हमेशा के लिए क्या है? नुकसानदायक है, फायदेमंद नहीं है, सिर्फ हल्का है। हमारे घरों तथा अस्पतालों में ईटीसी में प्लास्टिक का क्या कचरा इकट्ठा होता रहता है। आप बाजार जाइए तो भी प्लास्टिक आप क्या करते हैं? लेकर क्या जाते हैं? हॉस्पिटल में तो प्लास्टिक को अपार लगा रहता है। क्यों? कि जितनी भी प्रकार की दवाइयां हैं, जितने भी प्रकार के स्लाइन है, सिरिंज है, सब किस में आता है? प्लास्टिक में आता है। आज प्लास्टिक का निस्तारण एक क्या है? बड़ी समस्या बन गया हुआ है। यानी प्लास्टिक को खत्म करना क्या है? बहुत बड़ी समस्या है। जिसमें देखो लिखा गया है जैव निम्नीकरण। कौन सा एक टॉपिक क्या लिखा गया? जैव निम्नीकरण। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है। किसके द्वारा अपघटित हो जाता है? जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाता है, तो जैव निम्नीकरण कहलाता है। और जैव अनिम्नीकरणीय, जो पदार्थ प्राकृतिक रूप से आसानी से अपघटित नहीं होता है, जैव क्या? अनिम्नीकरणीय कहलाता है। जैसे देखो जैव निम्नीकरण में कौन कौन आ जाएगा? तो सब्जी उब्जी का छिलका, ये सब क्या होता है? और भी किसी चीज का छिलका है ना, लकड़ी, ये सब क्या सड़ गल जाता है। लेकिन क्या कांच कभी सड़ता गलता है क्या? नहीं। प्लास्टिक कभी सड़ता गलता है क्या? अभी मिट्टी में दफना दीजिए, उसको दबा दीजिए, और 1 साल बाद भी निकालिए तो मिट्टी आपको ये क्या होता है? प्लास्टिक उसी प्रकार से गल जाता है। प्लास्टिक को अपघटित होने से अनेक वर्ष लगते हैं। यह पर्यावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। इसे जलाने पर भी क्या होता है? विशेष धुआं आता है। अब हम लोग बुक में चलते हैं, और बुक में देखो क्या लिखा हुआ है कि कौन सा सामान को कितना देर अपघटित होने में लगता है। इस चीज को हम बोर्ड पे भी नहीं लिखे। देखो विभिन्न प्रकार के कचरों को अपघटन होने में लगा क्या समय? सब्जी और फल का छिलका कितना दिन में हो जाएगा? सड़ गल जाएगा। 1 से 2 सप्ताह में क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा। 21 में आता है तो जैव निम्नीकरण में। कागज कितना? 10 से 30 दिन में क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा, है ना। फिर देखो सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा, फट जाएगा। लकड़ी 10 से 15 साल में क्या हो जाएगा? सड़ गल जाएगा। ऊनी वस्त्र लगभग कितना? 1 वर्ष में क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। टीन है, एल्युमिनियम है, एवं धातु के डब्बे लगभग 100 से 500 वर्ष लगेगा इसको सड़ने गलने के लिए। फिर ठीक है। फिर देखो प्लास्टिक की थैलियां, कौन से? प्लास्टिक की थैलियां, इसको सड़ने गलने के लिए कितना समय लगेगा? कई वर्ष लगेंगे। तो ये क्या है? जैव अनिम्नीकरणीय। फिर देखो प्लास्टिक से होने वाला प्रदूषण से हमें बचाव करना है, तो क्या करेंगे हम लोग? जहां तक तो संभव हो प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करेंगे, है ना। उपयोग के उपरांत प्लास्टिक के थैलियों को निपटान भी करना पड़ेगा, ताकि पर्यावरण पर क्या हो सके? कोई दुष्प्रभाव ना पड़ सके। फिर आगे क्या है देखो, हम लोग जब बाजार जाते हैं ना, तो थैला लेकर के जाइए। क्या लेकर के जाना है? थैला। नहीं तो क्या हो जाएगा? प्लास्टिक का घरों में क्या अपार लग जाएगा। कपास या जूट से बने थैले का क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। भोजन रखने के लिए प्लास्टिक की जगह स्टील के डब्बे का प्रयोग करना चाहिए। जब भोजन रखते हैं वहां पर किसका प्रयोग करिए? स्टील का डब्बे का। फिर देखो जैव निम्नीकरण और जैव अनिम्नीकरण अपशिष्टों को अलग अलग इकट्ठा करके विभिन्न तरीकों से अलग करने का, निस्तारण करने का तरीका समझाइए। जैसे घर में कांच भी टूट गया और घर में सब्जी का छिलका आ गया, तो एक एक प्लास्टिक में उठा करके फेंक दीजिएगा, तो सब्जी वाला छिलका तो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। लेकिन कांच का सड़ेगा क्या? नहीं सड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग तरीके से क्या करिए? निस्तारण करिए, यानी खत्म करिए। फिर देखो प्लास्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं? यदि नहीं सड़ता गलता है तो उसको पुनः चक्रण कर सकते हैं। देखते हैं ना, सब भंगार वाला आते रहता है तो प्लास्टिक जैसे सब उठा करके ले जाता है, वो क्या करता है? उसको फिर से बनाता है और बना करके फिर क्या मार्केट में देता है। इसीलिए प्लास्टिक का क्या करना चाहिए? पुनः चक्रण। पुनः चक्रण में 4R का सिद्धांत दिया हुआ है। इसका सिद्धांत दिया हुआ है 4R का। प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करना एक बेहतर उपाय है। एक उत्तरदायी नागरिक के रूप में हमको इन्हें क्या 4R के रूप में क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। 4R मतलब पहला R का मतलब क्या बताया? रिड्यूस, यानी प्लास्टिक को सबसे पहले कम उपयोग करना चाहिए।
आर मतलब क्या, रीयूज, मतलब दोबारा प्रयोग करना चाहिए, है ना। रिसाइकल, रिसाइकल मतलब क्या, एक बार यदि सर ये खराब हो गया तो उसको दोबारा कहाँ पर, फैक्ट्री भेज देना चाहिए, ताकि क्या हो जाए, चक्रित हो जाए, फिर से बन जाए। और रिकवर, रिकवर मतलब क्या, पुनः प्राप्त कर लेना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, प्लास्टिक का उपयोग को हम लोग कम कर पाएंगे, है ना। पॉलीथीन जो है वो क्या है, मानव जाति के लिए क्या है, अभिशाप है कि वरदान है, अभिशाप है ना। यह जल्द नष्ट नहीं होता है तथा इसे जलाने पर भी जहरीला गैस निकलता है ना। और वो जहरीला गैस यदि कहीं मनुष्य के शरीर के अंदर चला जाए तो मनुष्य को मार देने की क्षमता रखता है, जो मानव जाति के लिए काफी खतरनाक है। इससे मिट्टी, पानी, खाद्य पदार्थ और जलवायु भी क्या होता है, दूषित हो जाता है। पॉलीथीन मिट्टी की उर्वरा शक्ति को वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो ये सब सभी टॉपिक याद रखेंगे, है ना। प्लास्टिक का उपयोग क्या करना चाहिए हम लोग को, बहुत अधिक करना चाहिए या कम करना चाहिए,